गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में चैप्टर 11 हम लोग पढ़ रहे थे, राष्ट्रीय आय लेखांकन एवं आय का वृत्ताकार प्रवाह। ये चैप्टर हमें पढ़ना है अभी जो न्यू सिलेबस आया है उसमें। और इस चैप्टर का एक भाग मैं आप लोगों को कल पढ़ा चुकी थी। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं और आय का वृत्ताकार प्रवाह क्या होता है। चूंकि आय का वृत्ताकार प्रवाह 3 भागों में बांट दिया जाता है। पहला होता है द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और चौक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनको 4 भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का जो वृत्ताकार प्रवाह है उसकी व्याख्या कैसे की जाती है। मैं आप लोगों को कल बताई थी कि द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में कुछ पॉइंट्स मैंने बता दिया था, लेकिन उसको पूरा फुल डिटेल पढ़ना है और फिगर के साथ पढ़ना है। ठीक है, तो इसीलिए आज आप लोग इसको पूरी डिटेल से लिखेंगे। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का वृत्ताकार प्रवाह की व्याख्या कीजिए। आप इसमें आंसर लिखिए। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था एक सरल अर्थव्यवस्था है। हम आय के वृत्ताकार प्रवाह को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहला होता है निवास गृह। सबसे पहला होता है निवास गृह। निवास गृह के अंतर्गत क्या आता है, डैश करके लिखें। पहला नंबर में निवास गृह क्षेत्र के पास उत्पादन के साधन यानी भूमि, श्रम, पूंजी, साहस है जिन्हें वे फर्मों को बेचते हैं, जो उन साधनों का प्रयोग कर वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं। ठीक है, निवास गृह क्षेत्र के पास उत्पादन के साधन यानी भूमि, श्रम, पूंजी तथा साहस है जिन्हें वो फर्मों के पास बेचते हैं, जो उन साधनों का प्रयोग कर वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पे आप लिख सकते हैं निवास गृहों से साधन सेवाएं प्राप्त करने के कारण निवास गृहों एवं फर्मों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का जो विनिमय होता है वह इन दोनों क्षेत्रों के आय तथा व्यय के प्रवाह को घोतक है का घोतक है सॉरी ठीक है, बोल रहा है निवास गृहों से साधन सेवाएं। दूसरा नंबर में है निवास गृहों से साधन सेवाएं प्राप्त करने के लिए निवास गृहों एवं फर्मों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का जो विनिमय होता है वह इन दोनों क्षेत्रों के आय और व्यय व्यय के प्रवाह का घोतक है। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा दूसरे भाषाओं में समझिए, इसलिए कि जब हम लोग किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हमें समझ में नहीं आती। जैसे कि ये सब जो वर्ड्स है ये बहुत घूमे हुए हैं, बहुत अर्थव्यवस्था के टाइप के वर्ड्स है जो हमें थोड़े से कम समझ में आएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों को समझाने के लिए, स्टूडेंट्स को समझाने के लिए मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज करना चाहती हूँ। तो अभी जैसे कि मैंने आपको कहा निवास गृहों से साधन सेवाएं प्राप्त करने के कारण निवास गृहों एवं फर्मों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का जो विनिमय होता है वह इन दोनों क्षेत्रों के आय तथा व्यय के प्रवाह का घोतक है। और उसको दूसरे शब्दों में हम बता सकते हैं कि फर्म निवास गृहों को उनकी भूमि के लिए लगान, उनके श्रम के लिए मजदूरी और उनकी पूंजी के लिए ब्याज तथा उनके साहस के लिए मुनाफे में पेमेंट करता है। ठीक है, जो निवास गृह होता है जिससे भूमि, श्रम, मजदूर सारे चीजों को लिया जाता है, वो लोग अपने मुनाफे में से ये जो फर्म होता है, निवास गृह होता है, उसको देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि द्विक्षेत्रीय जो अर्थव्यवस्था है उसे भी दो तरह से भाग बांट दिया गया है। अब इसे समझने के लिए हमें एक फिगर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें जब भी आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इसमें आंसर भी लिखेंगे
और आंसर लिखने के बाद आप इसमें एक फिगर बनाएंगे। ये फिगर थोड़ा टफ तो है, लेकिन हम आप लोगों को बता के दिखाते। जैसे मैंने वहां पे बनाया था बोर्ड में, मनी वैल्यू ऑफ आउटपुट और एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। चूंकि वहां पे जगह नहीं हुआ इसलिए ये पूरा नहीं हो पाया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन मिटा के और ऊपर से इसको बनाते हैं। चलिए, ये जो चित्र है ये आपको द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में बनाना जरूरी है। ठीक है, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का जहां पर बात आएगा वहां पे आपको ये वाला फिगर बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से एक फिगर होता है, एक आय के आकार का फिगर है। इसमें आपको जाना है यहाँ तक, फिर यहाँ से एक लाइन आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इस तरह से छोटा छोटा लिखना होगा कि ये अट जाए। ठीक है, मनी वैल्यू ऑफ आउटपुट यहां तक आ गया। उसके बाद आप यहां से लिखेंगे एक्सपेंडिचर ऑफ ठीक है, यहाँ पे है फर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया मनी वैल्यू ऑफ आउटपुट और एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद इधर आ जाता है फर्म और इधर होता है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड्स। ठीक है, फिर यहां से जो निकलता है एक सेक्टर होता है वो हाउस होल्ड से मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फैक्टर्स, फैक्टर, सर्विस, लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है, उसके नीचे होता है टोटल इनकम। ये जो टोटल इनकम होता है ये जुड़ा होता है। ठीक है, क्या क्या से जुड़ा होता है? रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट और प्लस प्रॉफिट्स। ठीक है, ये जो है ये जुड़ा हुआ होता है, ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फैक्टर मार्केट्स, फैक्टर्स मार्केट। इस तरह से एक फिगर हमको बनाना पड़ता है और यहाँ ऊपर हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट। एक तरफ है प्रोडक्ट मार्केट और दूसरी तरफ है फैक्टर मार्केट। तो आप इसको समझ लें अच्छे से। देखिए यहाँ पे जहां पे प्रोडक्ट मार्केट मैंने लिखा है, देखिए दो भाग में इसको बांट दिया गया है, पहला फर्म दूसरा हाउस होल्ड। जब फर्म है तो मनी वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा और उसके बाद एक्सपेंडिचर। जब मनी वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा उसके बाद होता है एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, फिर नीचे हम लोग देखते हैं हाउस होल्ड से जा रहा है तो फैक्टर, सर्विस, लैंड, लेबर और कैपिटल। हाउस होल्ड से लैंड, लेबर और कैपिटल फर्म की तरफ जाता है। ठीक है, और जब हम लोग को टोटल इनकम निकालना होता है तो हम लोग लिखते हैं टोटल इनकम इक्वल टू रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, ये मिला के हमें निकल जाता है टोटल इनकम। फिर इसमें जब भी ये क्वेश्चन आता है, प्रोडक्ट मार्केट होता है ऊपर और नीचे होता है फैक्टर मार्केट। जब भी ये क्वेश्चन पूछता है कि द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का वृत्ताकार प्रवाह बताएं, तो आपको इसमें लिखने के साथ साथ ये वाला चित्र भी बनाना जरूरी है। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इसी को और दो भागों में बांटा गया है। इसी को इसी क्वेश्चन की तरह दो भागों में और बांटा गया है, जिसे हम लोग त्रिक्षेत्रीय कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमिक। ठीक है,
त्रिक्षेत्रीय या 3 सेक्टर इकोनॉमिक, और 4 क्षेत्रीय या 4 सेक्टर इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये मतलब इस चैप्टर को बस यही 3 जो इसमें बड़े क्वेश्चंस है, इसके बाद ये क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको आज बता दिया और दूसरा कल बता दूंगी। थैंक यू।